हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो वोवन फैब्रिक के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके वोवन फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को अफ़ेक्ट करते हैं और आप क्या-क्या प्रिकॉशंस लेके या क्या-क्या मेजर्स लेके आप अपनी फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो वोवन फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में मैं पहले 3 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ। दोस्तों, ये वोवन फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ का अंतिम भाग है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे पहले वाले 3 वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ समझ में आएँगे दोस्तों। और दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आए और सारा टॉपिक अच्छी तरीके से आप देख पाएँ। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ और उसका हम अंतिम भाग लेकर आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आपका जो पहला फैब्रिक प्रॉपर्टीज है वो है ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों, फैब्रिक की ब्रीथेबिलिटी क्या होती है? द ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड desirable characteristic for those fabrics which are used to manufacture the garments। दोस्तों, ये जो फैब्रिक की ब्रीथेबिलिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक ऐच्छिक करेक्टर है, डिजायरेबल करेक्टर है, वो उन कपड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिन कपड़ों से हम गारमेंट बनाते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कंफर्ट फॉर द वियरर ऑफ द क्लॉथिंग ड्यूरिंग रूटीन आउटडोर एक्टिविटीज। दोस्तों, ये जो आपकी ब्रीथेबिलिटी है वो आपके जो कपड़ा पहनने वाले हैं, ये यूज करने वाले हैं, उनके कंफर्ट से, उनकी सुविधा से डायरेक्टली जुड़ी हुई है दोस्तों। और ऐसे लोग जो बाहर आउटडोर ड्यूटी करते हैं, जैसे स्पोर्ट हो गया या कोई बाहर काम करने जाता है, तो उनके लिए ये बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है। द ब्रीथेबिलिटी ऑफ ए फैब्रिक टेल्स अस हाउ मच वाटर वेपर कैन पास थ्रू द फैब्रिक। दोस्तों, ये जो आपकी ब्रीथेबिलिटी है वो हमें बताती है कि हमारे कपड़े से कितना वाटर वेपर पास हो रहा है। Thus, we can say that the rate of water vapor transmission through a fabric or the rate of the amount of water vapor to be passed through the fabric is called the breathability of the fabric। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो कपड़े की ब्रीथेबिलिटी होती है वो क्या होती है? द रेट ऑफ वाटर वेपर ट्रांसमिशन, मतलब आपके कपड़े से जो वाटर वेपर है उसके ट्रांसमिशन होने का क्या रेट है, मतलब कितनी वाटर वेपर उससे इधर से उधर या उधर से इधर निकल रही है, या द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू बी पास्ड थ्रू द फैब्रिक इज कॉल्ड ब्रीथेबिलिटी। मतलब या जो वाटर वेपर का जो कितना अमाउंट आपके कपड़े से पास्ट हो रहा है, मतलब आर पार चला जा रहा है, उसको बोलते हैं हम ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, आपकी जो कपड़े की ब्रीथेबिलिटी होती है वो किस यूनिट में नापी जाती है? तो दोस्तों, इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर डे। मतलब सीधा है कि जो आपकी कपड़े की ब्रीथेबिलिटी होती है वो नापी जाती है ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर डे में नापी जाती है। मतलब आपके 1 स्क्वायर मीटर कपड़े से एक दिन के अंदर कितने ग्राम वाटर वेपर पास हो रही है। दोस्तों, अब ये जो आपकी ब्रीथेबिलिटी होती है दोस्तों, ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है? तो हमने आपको नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, देखिए दोस्तों। द कंस्ट्रक्शन, यार्न काउंट एंड वेट पर स्क्वायर यूनिट ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, क्या होता है, जो आपका कपड़ा होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके कपड़े में यार्न काउंट जो लगी होती है और कपड़े का जो वेट पर स्क्वायर मीटर होता है वो आपके कपड़े की ब्रीथेबिलिटी को अफेक्ट करता है। द काउंट ऑफ यार्न, द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच एंड
weight per square meter of the fabric are associated with the breathability of the fabric। दोस्तों जो आपके कपड़े में काउंट यूज हुआ है, थ्रेड्स पर इंच कितना है और कपड़े का जीएसएम क्या है, वो सब आपके कपड़े से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। दोस्तों क्यों होता है? बिकॉज ऑल दीज फैब्रिक पैरामीटर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द फैब्रिक। दोस्तों ये जो हम आपको बता रहे हैं, ऊपर के 3 पैरामीटर वो डायरेक्टली आपके कपड़े में प्रेजेंट एयर स्पेस को अफेक्ट करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। दोस्तों जो ऊपर के जो हमने पैरामीटर दिए हैं उनका इन्फ्लुएंस हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल ए, देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, इफ द जीएसएम एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ऑफ टू फैब्रिक आर इक्वल। अब एक ऐसा कपड़ा आपके हाथ में है, उनका जो जीएसएम है इक्वल है और थ्रेड काउंट इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, देन द काउंट ऑफ बार एंड वेफ्ट प्ले देयर रोल टू अफेक्ट द ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों इस केस में क्या होगा, जो बार का काउंट होगा और वेफ्ट का काउंट होगा वो आपके कपड़े में जो ब्रीथेबिलिटी होगी उसको अफेक्ट करेगा। इन दिस केस द फैब्रिक वोवन विद फाइनर काउंट विल शो बेटर ब्रीथेबिलिटी। दोस्तों जिस कपड़े में भी आप फाइनर काउंट का धागा यूज कर रहे होंगे, मतलब बार काउंट और वेफ्ट काउंट फाइन होंगे, उस कपड़े की ब्रीथेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब दोस्तों एग्जाम्पल बी देखिए, इफ द जीएसएम बार काउंट एंड वेफ्ट काउंट ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल। अब दूसरे केस में क्या है कि आपके कपड़े में जीएसएम भी इक्वल हैं दोनों के और बार काउंट वेफ्ट काउंट भी इक्वल है। द फैब्रिक हैविंग ए लोअर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच विल शो द बेटर रिजल्ट ऑफ ब्रीथेबिलिटी। इस केस में क्या होगा, जिस भी कपड़े में आपके थ्रेड्स काउंट कम होंगे वो कपड़ा बेटर ब्रीथेबिलिटी शो करेगा। दोस्तों अब देखिए आप एग्जाम्पल सी, तो एग्जाम्पल सी में क्या होगा, देखिए इफ द बार काउंट वेफ्ट काउंट एंड द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच इनटू फैब्रिक आर सिमिलर। अब इस केस में क्या है कि आपके कपड़े में जो बार काउंट वेफ्ट काउंट और नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच सेम है, आइडेंटिकल है, देन द फैब्रिक हैविंग हायर जीएसएम विल गिव पुअर ब्रीथेबिलिटी। इस केस में क्या होगा, जिस भी कपड़े का जीएसएम हायर होगा वो पुअर ब्रीथेबिलिटी शो करेगा। इन दिस केस द वीव ऑफ द फैब्रिक आल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रीथेबिलिटी। दोस्तों ब्रीथेबिलिटी में जो आपके कपड़े की वीव होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों अगर आपकी वीव प्लेन होगी तो उसकी ब्रीथेबिलिटी कम होगी और ट्विल या साटन होगी तो उसकी ब्रीथेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब दोस्तों एक फैक्टर होता है टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिक। अब दोस्तों जो आपका टाइप ऑफ मटेरियल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टाइप ऑफ मटेरियल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है टाइप ऑफ मटेरियल किसी भी कपड़े की ब्रीथेबिलिटी को। द सिंथेटिक मटेरियल पॉजेज पुअर ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो पुअर फैब्रिक ब्रीथेबिलिटी शो करते हैं। स्पन यार्न हैज बेटर ब्रीथेबिलिटी देन कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न। दोस्तों जो स्पन यार्न होता है वो फिलामेंट यार्न से अच्छी ब्रीथेबिलिटी शो करता है। द माइक्रो फाइबर पॉजेज बेटर ब्रीथेबिलिटी देन ऑर्डिनरी फाइबर्स। दोस्तों अब दो कपड़े हैं, दोनों ही कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न से बने हुए हैं, बट डिफरेंस क्या है कि एक कपड़े में ऐसा धागा यूज किया गया है जिसके फाइबर हैं वो ऑर्डिनरी हैं और एक कपड़े में ऐसा धागा यूज किया है फिलामेंट का, उसमें माइक्रो फाइबर लगे हुए हैं। तो द फाइन एंड लॉन्ग स्टेपल फाइबर शोज बेटर ब्रीथेबिलिटी देन कोर्स एंड शॉर्ट स्टेपल फाइबर। दोस्तों अब इन दो धागों में हमने फिलामेंट यार्न यूज किया, बट क्या है कि फाइबर की फाइननेस में अंतर है। तो जो फिलामेंट है एक का कोर्स है एक का फाइन है। इस केस में क्या होगा कि जिस भी कपड़े में माइक्रो फाइबर से बना हुआ यार्न यूज हो रहा है उसकी ब्रीथेबिलिटी अच्छी होगी। अब यदि हम स्पन यार्न यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, द फाइन एंड लॉन्ग स्टेपल फाइबर शोज बेटर ब्रीथेबिलिटी देन कोर्स एंड शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स। दोस्तों
किसी कपड़े में यदि आप फाइन और लॉन्ग स्टेपल फाइबर यूज़ करते हो तो उस कपड़े की ब्रीथेबिलिटी ज़्यादा होगी उस कपड़े से जिसमें कोर्स और शॉर्ट स्टेपल फाइबर यूज़ किए गए हैं। दोस्तों, अब एक फैक्टर आता है बीम। इफ़ द जीएसएम बार काउंट, वेफ्ट काउंट एंड द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल। अब क्या है कि आपके पास में दो कपड़े हैं, उन दोनों के जीएसएम सेम है, बार काउंट, वेफ्ट काउंट सेम है, द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच भी सेम है, तो ऐसे कपड़े में क्या होगा, देन द फैब्रिक वीव प्लेज ए डिसाइसिव रोल इन द ब्रीथेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। इस केस में जो आपकी फैब्रिक की वीव है वो डिसाइसिव रोल प्ले करती है। द प्लेन वीव कॉजेज पुअर ब्रीथेबिलिटी देन ट्विल एंड साटिन। दोस्तों, जो प्लेन वीव होती है वो पुअर ब्रीथेबिलिटी शो करती है ट्विल और साटिन फैब्रिक की तुलना में, बिकॉज प्लेन वीव हैज द लोएस्ट फ्लोट लेंथ। क्योंकि जो आपकी प्लेन वीव होती है उसमें जो फ्लोट लेंथ होती है वो कम होती है। दिस शॉर्ट फ्लोट लेंथ हेल्प टू रिड्यूस द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द फैब्रिक। दोस्तों, ये जो आपकी शॉर्ट लेंथ होती है फ्लोट की वो हेल्प करती है एयर स्पेस को घटाने में। हियर वी कैन से, हम यहाँ पर कह सकते हैं, दैट द फैब्रिक हैविंग लोअर एयर स्पेस ऑलवेज कॉजेस पुअर ब्रीथेबिलिटी। हम कह सकते हैं कि जिस भी कपड़े में कम एयर स्पेस होता है उस कपड़े की ब्रीथेबिलिटी पुअर होती है। दोस्तों, अब दोस्तों एक फैब्रिक प्रॉपर्टीज है वॉशेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। अब दोस्तों फैब्रिक की वॉशेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ देखो कैसे कैसे कपड़े को इन्फ्लुएंस करती है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक। ये आपके कपड़े की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी हैज ए डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ सम अदर फैब्रिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों, ये वॉशेबिलिटी होती है ये आपके कुछ फैब्रिक प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। दिस प्रॉपर्टी प्लेज ए डिसाइसिव रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैब्रिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों, आपकी जो वॉशेबिलिटी होती है कुछ प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने में बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच अफेक्ट द फैब्रिक सरफेस, हैंडल, कलर, फास्टनेस, द लाइफ ऑफ द फैब्रिक, टच एंड फील। दोस्तों, वो कौन कौन से फैब्रिक प्रॉपर्टीज हैं जो प्रभावित होते हैं वॉशेबिलिटी से, और दोस्तों वो हैं आपके फैब्रिक सरफेस, हैंडल, color fastness, the life of the fabric, touch and feel of the fabric. Since we know that the fabrics are washed at a regular interval of time after use, दोस्तों हम ये जानते हैं कि कोई भी कपड़ा होता है उसको टाइम टू टाइम धोना पड़ता है। Therefore, the fabric should always be best possible washability। दोस्तों, इसलिए किसी भी कपड़े में जो वॉशेबिलिटी है या वॉश करने की योग्यता है वो अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ ए फैब्रिक टू वॉश मैनुअली और मैकेनिकली विद वाटर एंड सोप विदाउट ए चेंज इन कलर, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। दोस्तों, किसी भी कपड़े में क्या होना चाहिए कि यदि हम उस कपड़े को धो रहे हैं तो उसको जब हम मैनुअली या मैकेनिकली वॉश कर रहे हैं साबुन और पानी के द्वारा, तो उसमें कलर चेंज नहीं होना चाहिए, डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, टच और फील चेंज नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि द वॉशेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए फैब्रिक टू वॉश मैनुअली or mechanically with water and soap without a change in color, dimensional stability, touch, feel and appearance of the fabric is called washability of the fabric। दोस्तों, it depends upon the yarn quality, type of material used and the quality of the dyeing etc। दोस्तों, ये जो आपकी वॉशेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है आपके यार्न क्वालिटी के ऊपर, आपके टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर, और जो हम कपड़े को या यार्न को जो डाई करा होता है तो उसकी क्या क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द फैब्रिक टेल्स अबाउट द फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों जो कपड़े का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमें बताता है कि आपके कपड़े के फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। The coefficient of friction of a fabric is the tangent of an angle at which a block covered with fabric begins to slide due to its own weight when it is kept over the inclined surface covered with same fabric। दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक आयरन का ब्लॉक होता है, उसको सरफेस को हम फैब्रिक से कवर कर देते हैं और एक फ्लैट सरफेस लेते हैं जो इंक्लाइंड होती है। तो जब वो इंक्लाइंड होती है तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि उस सरफेस को भी, इंक्लाइंड सरफेस को भी हम सेम फैब्रिक से कवर कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो आयरन का ब्लॉक है जो फैब्रिक से कवर किया गया है उसको हम इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखते हैं। तो जब हम रखते हैं तो क्या होता है कि वो एक डेफिनेट एंगल के ऊपर अपने वजन के द्वारा ही नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों जो एंगल निकल के आता है जिसपे कि कपड़े से कवर्ड जो आयरन ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, उस एंगल का जो टेंजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द फैब्रिक। दिस इज प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्मूथनेस ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये डायरेक्टली कपड़े की स्मूथनेस से जुड़ी होती है। द फैक्टर अफेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर गिवन बिलो। दोस्तों हम नीचे कुछ फैक्टर्स दे रहे हैं जो आपके कपड़े के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों देखिए टाइप ऑफ यार्न दोस्तों कैसे अफेक्ट करता है। द फैब्रिक मेड ऑफ स्पन यार्न स्टार्ट टू स्लाइड एट ए हायर एंगल देन कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न। दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसा कपड़ा जो स्पन यार्न से बना हुआ है वो ज़्यादा हायर एंगल पे स्लाइड करना चालू करता है एक फिलामेंट यार्न से बने हुए कपड़े की तुलना में। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्पन यार्न हैज ए मच ब्रोकन सरफेस एरिया इन कंपेरिजन ऑफ कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न। दोस्तों क्या होता है कि जो आपका स्पन यार्न होता है उसके अंदर जो ब्रोकन सरफेस होती है ज़्यादा होती है कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न की तुलना में। द कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न हैविंग लोअर टीपीएम स्टार्ट टू स्लाइड एट लोअर स्लाइडिंग एंगल। दोस्तों अब दो कपड़े हैं, उनमें क्या है, दोनों फिलामेंट यार्न से बने हुए हैं बट एक कपड़े में टीपीएम ज़्यादा है मतलब टर्न्स पर मीटर ज़्यादा है और एक में टर्न्स पर मीटर कम है। तो दोस्तों क्या होगा कि जिस भी धागे में टीपीएम कम होगा वो जल्दी स्लाइड करेगा, मतलब कम एंगल पे स्लाइड करेगा। इट इज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ ए लो डिग्री ऑफ ट्विस्ट प्रेजेंट इन द यार्न। दोस्तों ये इसलिए होता है कि धागे के अंदर जिसमें भी टीपीएम कम होते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल, अब देखिए दोस्तों टाइप ऑफ मटेरियल कैसे प्रभावित करता है। द सिल्क फाइबर हैज द लोएस्ट स्लाइडिंग एंगल अमोंग ऑल द नेचुरल फाइबर। दोस्तों आपका जो सिल्क फाइबर होता है तो वो सबसे लोएस्ट स्लाइडिंग एंगल शो करता है सभी नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। द मोस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स हैव ग्रेटर स्लाइडिंग एंगल देन सिंथेटिक फाइबर। और दोस्तों ज़्यादातर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हायर स्लाइडिंग एंगल शो करते हैं सिंथेटिक फाइबर की तुलना में। अब वीव ऑफ द फैब्रिक कैसे इफेक्ट करता है। द साटन वीव हैज मोर स्मूथनेस देन प्लेन वीव। दोस्तों आप भी जानते होंगे कि जो साटन वीव होती है वो प्लेन वीव की तुलना में ज़्यादा स्मूथनेस शो करती है। दिस सरफेस स्मूथनेस हेल्प्स टू रिड्यूस स्लाइडिंग एंगल इन ए साटन वीव। दोस्तों स्मूथनेस आपके कपड़े के स्लाइडिंग एंगल को रिड्यूस करने में मदद करती है साटन में। अब फिनिशिंग एजेंट यूज इन द फैब्रिक। दोस्तों जो आपकी कपड़े की फिनिश होती है उसमें आपने कौन सी फिनिशिंग एजेंट यूज करी है तो उसके वजह से भी आपके कपड़े में स्मूथनेस या हार्शनेस आती है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए फैब्रिक इज डायरेक्टली
एसोसिएटेड विद द फाइनल फैब्रिक फिनिश। दोस्तों, तो जो आपके कपड़े की जो फिनिश होगी वो आपके कपड़े की स्मूथनेस को प्रभावित करेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो स्लाइडिंग एंगल है वो भी कम और ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है शेव्ड सीम स्ट्रेंथ। अब दोस्तों क्या होती है? व्हेन द टू फैब्रिक्स ज्वाइन टुगेदर इन स्टिचिंग, जब हम दो कपड़ों को आपस में स्टिचिंग के द्वारा जोड़ते हैं, द प्रोडक्ट नीड्स इक्वल स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ऑफ ज्वाइंट एज द ओरिजिनल फैब्रिक। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कपड़े को स्टिचिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो हमें दोनों तरफ के कपड़ों में इक्वल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है जब हम कपड़े को स्टिच करते हैं। द सीम स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक इनेबल्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए गारमेंट एंड अदर प्रोडक्ट। दोस्तों, सीम स्ट्रेंथ होती है वो हमें बताती है कि आपके कपड़े की जो ड्यूरेबिलिटी क्या है, मतलब गारमेंट की ड्यूरेबिलिटी क्या है जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं। द सीम स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए फैब्रिक। दोस्तों, ये जो सीव्ड सीम स्ट्रेंथ होती है ये किसी भी कपड़े की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ए फैब्रिक यूजिंग इन गारमेंट शुड बी हैव बेटर सीव्ड सीम स्ट्रेंथ। दोस्तों, हमारे कपड़े की जो सीव्ड सीम स्ट्रेंथ है किसी भी गारमेंट में वो अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर ऑलवेज टू चांसेस ऑफ स्लिपेज ऑफ फैब्रिक एट स्टिचिंग जॉइंट इन द गारमेंट। अगर आपके कपड़े की जो सीव्ड सीम स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं होगी तो आपके गारमेंट होंगे वो जहाँ पे सिलाई हो रही है वहाँ पे कपड़े में स्लीपेज होने की संभावना होती है। व्हेन द फैब्रिक टू बी यूजिंग इन गारमेंट कम्स अंडर स्ट्रेचिंग लोड ड्यूरिंग रूटीन आउटडोर एक्टिविटीज। जब आप गारमेंट पहन के कहीं जा रहे हो और जब वो गारमेंट अंडर स्ट्रेचिंग कंडीशन आता है, सपोज करिए आप बैठ रहे हो, आप हाथ हिला रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो क्या होता है आपका गारमेंट आता है जो अंडर स्ट्रेचिंग कंडीशन में आता है। एंड एज द स्ट्रेचिंग लोड इंक्रीजेज, जैसे ही कपड़े के ऊपर गारमेंट के ऊपर स्ट्रेचिंग लोड बढ़ता है, द फैब्रिक ऑन द स्टिचिंग जॉइंट्स आल्सो स्टार्ट टू स्लिप। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही आपके कपड़े के जॉइंट के ऊपर जहाँ पे स्टिचिंग करी हुई है वो अंडर स्ट्रेचिंग कंडीशन आता है तो जो कपड़े के स्टिचिंग के जॉइंट होते हैं वो स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ इट हैज पुअर सीव्ड सीम स्ट्रेंथ, यदि आपके गारमेंट के अंदर जो कपड़े की जहाँ पर सिलाई हो रही है और उसमें जो कपड़ा यूज किया है उसकी सीव्ड सीम स्ट्रेंथ पुअर है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आपके जो जॉइंट हैं वो स्लिप होना चालू हो जाते हैं। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सीव्ड सीम स्ट्रेंथ आर गिवन बिलो। दोस्तों, हम कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं जो आपके कपड़े की सीव्ड सीम स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला फैक्टर है यार्न काउंट, कंस्ट्रक्शन एंड जीएसएम ऑफ द फैब्रिक। द यार्न काउंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक एंड जीएसएम ऑफ द फैब्रिक डायरेक्टली अफेक्ट द सीव्ड सीम स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, आपके कपड़े का जो यार्न काउंट, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिक जीएसएम डायरेक्टली आपके कपड़े की सीव्ड सीम स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। यू कैन अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैब्रिक पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब मैं नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ कि कैसे ये सारे पैरामीटर आपके कपड़े के सीव्ड सीम स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एक फैब्रिक ए है, इफ यार्न काउंट एंड जीएसएम ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल। दोस्तों क्या है कि हमारे पास में दो कपड़े हैं, उनमें यार्न काउंट और जीएसएम सेम है। इन दिस केस द फैब्रिक हैविंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच विल गिव इम्प्रूव्ड सीव्ड सीम स्ट्रेंथ। तो इस केस में क्या होगा कि जिस भी कपड़े में आपके थ्रेड काउंट ज़्यादा होगा वो इम्प्रूव्ड सीव्ड सीम स्ट्रेंथ शो करेगा। अब दूसरा एग्जांपल है, इफ द यार्न काउंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक आर आइडेंटिकल। अब इसमें क्या है कि यार्न काउंट भी सेम है और आपके ईपीआई पीपीआई भी सेम है। इन दिस केस द फैब्रिक हैविंग हायर जीएसएम शोज बेटर सीव्ड सीम स्ट्रेंथ। इस केस में जिस भी कपड़े का जीएसएम हाई होगा
वो बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ शो करेगा। फैब्रिक सी, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, इफ द कंस्ट्रक्शन एंड जीएसएम ऑफ टू फैब्रिक आर आइडेंटिकल। अब दोस्तों इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन सेम है, जीएसएम भी सेम है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में द फैब्रिक वोवन विद कोर्सर काउंट पॉजेज बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि जिस भी कपड़े में कोर्सर यार्न यूज किया गया होगा वो बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ शो करेगा। दोस्तों अब एक फैक्टर होता है वीव, ये कैसे प्रभावित करता है। द वीव ऑफ फैब्रिक प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड सीम स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों जो आपके कपड़े की वीव होती है वो आपके कपड़े के सीड सीम स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। द वीव हैविंग मोर नंबर ऑफ इंटरलेसिंग पॉइंट्स इन रिपीट ऑलवेज गिव्स बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ। दोस्तों आपके कपड़े में जो वीव यूज हो रही है उसके अंदर नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स जितने ज़्यादा होंगे वो अच्छी सीड सीम स्ट्रेंथ शो करेगी, बिकॉज these interlacing point provide an adhesive force between bar and weft of the fabric। क्योंकि ये जो नंबर ऑफ इंटरलेसिंग हैं जितनी ज़्यादा होंगी वो बार और वेफ्ट को एडेसिव फोर्स प्रोवाइड करेंगी, मतलब ग्रिप प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आपका बार और वेफ्ट का धागा स्लिप ना करे। Since we know that the plane weave has a maximum possible number of interlacing पॉइंट्स इन रिपीट। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी प्लेन वीव होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरलेसिंग्स होते हैं, तो देयरफॉर प्लेन वीव पॉजेज मैक्सिमम सीड सीम स्ट्रेंथ अमोंग ऑल वीव्स। इसलिए जो आपका प्लेन फैब्रिक होता है या प्लेन वीव होती है वो सारे वीवों से अच्छी बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ शो करती है। दोस्तों अब आता है टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों टाइप ऑफ मटेरियल देखिए कैसे प्रभावित करता है। The type of material influences the seed seam strength up to some extent। कुछ सीमा तक आपका टाइप ऑफ मटेरियल भी आपके कपड़े की सीड सीम स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। The spun yarn has better seed seam strength than filament yarn। दोस्तों जो आपका स्पन यार्न होता है वो फिलामेंट यार्न से बने हुए धागे से बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ शो करता है। The natural fibers पॉजेज बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ देन मैनमेड फाइबर। दोस्तों जो आपके नेचुरल फाइबर से बना हुआ धागा होता है वो हमेशा फिलामेंट यार्न या मैनमेड फाइबर से बने हुए यार्न से बेटर सीड सीम स्ट्रेंथ शो करता है। दोस्तों अब अगला प्रॉपर्टी आता है सीड सीम स्लीपेज। दोस्तों सीड सीम स्लीपेज क्या होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों ये जो सीड सीम स्लीपेज होता है ये कपड़े की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इट इंश्योर्स टू प्रिवेंट स्लीपेज ऑफ सीम ड्यूरिंग वियर। दोस्तों ये हमको इंश्योर करता है कि आपके कपड़े के अंदर जो जॉइंट होते हैं उनमें स्लीपेज ना हो। दोस्तों व्हेन द स्विंग नीडल पेनेट्रेट्स द फैब्रिक ड्यूरिंग स्टिचिंग, जब आपकी स्विंग नीडल होती है आपके कपड़े के अंदर पेनेट्रेट करती है, there are always a chance of rupture of yarn due to swing needle। दोस्तों सिलाई के दौरान जब नीडल पेनेट्रेट करती है तो वहाँ पे हमेशा चांस होता है कि कहीं आपकी स्विंग नीडल है वो आपके यार्न को रप्चर ना कर दे। बट ए प्रॉपर्टी ऑफ द फैब्रिक प्रिवेंट्स टू बी रप्चर्ड द यार्न ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है वो आपके कपड़े में यार्न को रप्चर होने से बचाती है ड्यूरिंग स्टिचिंग। व्हेन द स्विंग नीडल पेनेट्रेट द फैब्रिक, जैसे ही आपकी स्विंग नीडल होती है वो आपके कपड़े में पेनेट्रेट होती है, द यार्न स्लाइड्स इन आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द स्विंग नीडल ड्यू टू एयर स्पेस प्रेजेंट इन द फैब्रिक। दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी स्विंग नीडल कपड़े के अंदर पेनेट्रेट करती है तो जो स्विंग नीडल से जो भी थ्रेड टच होता है वो या तो लेफ्ट में स्लाइड कर जाता है या राइट में स्लाइड कर जाता है। वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू एयर स्पेस प्रेजेंट इन द फैब्रिक। दोस्तों जो आपके कपड़े के अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट है उसके कारण ये धागा या तो राइट में स्लाइड कर जाता है या लेफ्ट में स्लाइड कर जाता है। द मोबिलिटी ऑफ यार्न इन द फैब्रिक सेव द
yarn to be ruptured during stitching। दोस्तों ये जो धागे की या यार्न की मोबिलिटी होती है वो हमारे धागे को ड्यूरिंग स्टिचिंग रप्चर होने से बचाती है। इफ द यार्न हैज पुअर मोबिलिटी इन द फैब्रिक, यदि आपके कपड़े में यार्न की मोबिलिटी कम है, द स्टिचिंग नीडल कैन रप्चर द यार्न which results in the form of sewed seam slippage in the garment। तो दोस्तों यदि आपके कपड़े में यार्न की मोबिलिटी कम है तो क्या होगा कि आपके कपड़े में जो यार्न है लगा हुआ है वो रप्चर हो जाएगा गारमेंट स्टिचिंग के दौरान। उससे क्या होगा, आपके कपड़े में सीम स्लिपेज आ जाएगी, मतलब सीव्ड सीम स्लिपेज आ जाएगी। It is greatly influenced by fiber content, yarn count, construction, compactness of the fabric and number of threads per square inch of the fabric। दोस्तों ये जो आपके यार्न की मोबिलिटी होती है कपड़े के अंदर वो फाइबर कंटेंट, यार्न काउंट, कंस्ट्रक्शन, कंपैक्टनेस ऑफ द फैब्रिक और नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच से प्रभावित होती है। द फैब्रिक कंस्ट्रक्शन ईपीआई पीपीआई काउंट वीव टाइप प्लेज ए मेजर रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ सीव्ड सीम स्लीपेज ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों ये जो आपके कपड़े में ईपीआई मतलब एंड्स पर इंच, पीपीआई मतलब पिक्स पर इंच, और उस कपड़े में जो काउंट यूज हो रहा है, उस कपड़े में जो वीव यूज हो रही है, वो आपके कपड़े की जो सीव्ड सीम स्लीपेज होती है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों द कवर फैक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन ईपीआई एंड पीपीआई। दोस्तों जैसे ही आपके कपड़े में ईपीआई पीपीआई बढ़ते हैं, आपके कपड़े का जो कवर फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है, दस रिजल्टिंग इन ग्रेटर फैब्रिक स्ट्रेंथ। इस प्रकार से आपके कपड़े में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। द ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस टू फैब्रिक एंड। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों क्या होती है फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक। एक किसी भी कपड़े का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। द फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक दैट पर्टेन टू इट्स रिलेटिव ईज ऑफ इग्निशन। दोस्तों जो कपड़े की फ्लेमेबिलिटी होती है वो कपड़े का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये बताता है कि आपका कपड़ा कितने जल्दी इग्नाइट हो रहा है, मतलब जलना शुरू कर रहा है। एंड रिलेटिव एबिलिटी टू सस्टेन कंबशन। और अब जलने के बाद में वो कपड़ा कितनी देर तक जलता रहता है, या जब तक जलता रहता है जब तक कि वो कपड़ा ख़त्म नहीं हो जाता है, या थोड़ी देर बाद में जल के बुझ जाता है। तो मतलब जो फ्लेम है उसको कितनी देर तक सस्टेन करके रखता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिक। दोस्तों ये आपकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है बहुत हद तक आपके टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिक पर डिपेंड करती है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर चिल्ड्रन वियर्स। दोस्तों अब यदि आप किसी भी कपड़े से चिल्ड्रन वियर मतलब बच्चों के लिए गारमेंट बना रहे हो तो उसमें आपके कपड़े की फ्लेमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द सिंथेटिक फाइबर्स स्टार्ट टू इग्नाइट फास्टर देन नेचुरल फाइबर्स। दोस्तों जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत फास्टर इग्नाइट होते हैं, मतलब जल्दी जलना शुरू कर देते हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। द वूल फाइबर बर्न्स स्लोअर देन अदर नेचुरल फाइबर्स। दोस्तों जो आपका वूल फाइबर होता है वो अन्य दूसरे नेचुरल फाइबर की तुलना में देर से जलना स्टार्ट होता है। द कम्पैक्ट एंड हैवी फैब्रिक टेक मोर टाइम टू इग्नाइट देन लूज एंड लाइट वेट फैब्रिक्स। दोस्तों यदि आपका कपड़ा कम्पैक्ट मतलब ठोस है और उस कपड़े का जो जीएसएम है वो हैवी है तो वो इग्नाइट होने में मतलब जलना शुरू करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं लूज कंस्ट्रक्शन या लूज बीम और लाइट वेट फैब्रिक की तुलना में। तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के साथ में ये जो भी बचे हुए फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ थे
तो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको कि इसके पहले मैं फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में 3 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूं, आप उनको भी देखिए और दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।